हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और तैयारी आप लोगों की ज़ोरों शोर से चल रही होगी। कुछ दिन लेट हो गया, एक दो दिन देरी हो गया वीडियो में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इस वजह से। तो प्रॉब्लम्स भी है साथ में, तो उसको भी देखना है। तो फिर अब मैं कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए। बिहार से अगर BPSC के एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं तो बिहार स्पेशल का एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, जो जिसको मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 2 वीडियो उसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। इम्तियाज़ अहमद का भी मैंने MCQ करवा रखा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या है, इम्तियाज़ अहमद वाले में जो है वो आप लोग MCQ टाइप का देखेंगे, और घटना चक्र का जो बिहार स्पेशल तथ्यासार है उसमें आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के रूप में देखेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग राज्य व्यवस्था में पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको देखेंगे हम लोग। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और बने रहिएगा तो मतलब जैसे कि मैं 2 टॉपिक आज करवाऊंगा, तो इसमें से कम तो आपको एग्जाम में 2 या 2 नंबर आपका फिक्स। ठीक है, तो अगले 10 मिनट या फिर 10 मिनट से हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, तो 10 मिनट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के जो है एपिसोड हैं उसको प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ। हाँ, अब कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि केंद्र सरकार का पहला, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम, और जहाँ जरूरत लगेगा वहाँ पे मैं समझाने का भी कोशिश करूँगा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। वो राष्ट्र का, देखिए, राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितने वर्ष का होना चाहिए? तो 25 वर्ष का होना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है तो अपना पक्ष में क्या करेंगे? अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका निर्धारण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 91वें जो हुआ संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें किया गया था। आगे देखेंगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है और हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान का संसद के प्रति, संसद में तीनों चीज आ गए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद बन गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो वो जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको कंफर्म हो लीजिएगा। एम लक्ष्मीकांत की बुक में आप लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा
जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो अनुच्छेद 257 में ऐसा प्रावधान किया गया है। लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका में जो नौकरशाही जो होते हैं वो लोग आते हैं, जैसे कि आपका जो भी मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जैसे कि डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, ये लोग क्या है गवर्नमेंट का ये प्रतिनिधित्व मतलब गवर्नमेंट की योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में मदद करता है लोग, मतलब विधायिका का। ठीक है, तो कार्यपालिका जो है ये विधायिका के अधीन काम करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू बने थे। नेक्स्ट देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर.के. षणमुगम चेट्टी थे। ओके, आगे देखते हैं कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह जो है संसद में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में भी इसको प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्वेत पत्र जो है यानी कि व्हाइट पेपर जिसको बोला जाता है भारत के संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, श्वेत पत्र को व्हाइट पेपर जो होता है संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में यहाँ पे अंतर देखेंगे। चलिए आपको मैंने ऊपर बताया ना जो प्रश्न वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद था मंत्रिमंडल का जैसे ही हम यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा जो प्रश्न मैंने ऊपर आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। ओके, तो मंत्रिपरिषद को सबसे पहले अंग्रेजी में हम बोलते हैं काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, और मंत्रिमंडल जो होता है वो कैबिनेट होता है। तो मंत्रिपरिषद होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे और जो राज्य स्तर के मंत्री होंगे एवं उप मंत्री मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। इस साथ इसको भी करते चलते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री आएंगे और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। 3 नंबर यहाँ पे देखेंगे, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल में देखें, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है और मंत्रिमंडल में क्या है कि नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों को क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक को भी हम लोग इसी में कर लेते हैं, महान्यायवादी एवं तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे जो भी राज्य व्यवस्था के और भी एपिसोड हैं अपलोड किए जा चुके हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, उसको आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं डायरेक्ट। तो भारत के 3 विधि अधिकारी हैं, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बारे में हम प्रश्नों को देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट रूप से क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे। ठीक है, तो भारत के जो हैं वो भारत के यहाँ पे 3 विधि अधिकारी हैं। कौन कौन? तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको AGI बोला जाता है, भारत के महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अपर महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 3 विधि अधिकारी भारत के होते हैं, इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो प्रथम महान्यायवादी जो था वो MC शीतलवाड़ थे।
भारत सरकार को कानूनी विषयों की पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देते हैं। भारत का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च कौन अधिकारी? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देख लेंगे हम कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्यों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे कि भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना है इसको। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का इसको अधिकार है। अनुच्छेद 76 का 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत काम पद को धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद को अपने धारण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल जो कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि महान्यायवादी का पद जो होता है वो संविधान के अनुच्छेद 76 यानी 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जबकि महाधिवक्ता जो है वो संवैधानिक ना होकर मात्र वैधानिक है यानी कि स्टैच्यूअरी है। ओके, आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो प्रथम जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कंप्ट्रोलर एंड CAG जिसको बोलते हैं, ऑडिटर जनरल कौन थे? तो V नरसिंह राव थे। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल देता है। संसद की लोक सेवा समिति यानी पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उपस्थित रहता है। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित है। ओके, इसको देख लीजिए। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 साल का होता है, याद रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का, ये जिसको पब्लिक जो अकाउंट कमेटी जो होता है उसका ये क्या मार्गदर्शक गाइडलाइनर होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक यानी कि चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड्स, ठीक है, कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की जो वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी वित्तीय जांचों की जो जांच करता है कौन करता है? वित्तीय खर्चों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद को दिया गया है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 148 में क्या है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति से संबंधित है। 149 जो कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। 150 कहता है संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को यह सलाह देता है। 151 जो है वो अंकेक्षण प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट जारी करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के जो आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख लीजिए। और प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा अगर हो रहा है इससे, तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप आप लोगों का स्टूडेंट वाला, उसमें इसको शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को भी सपोर्ट आप लोगों से मिल सके। बस आप लोगों से बदले में मुझे यही चाहिए कि थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर, तो अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा बहुत भी फ़ायदा हुआ है
तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बने रहिए जीएस IQ एजुकेशन के साथ। हम आपकी सफलता में ज़रूर भागीदारी बनना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सफल हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जीएस IQ एजुकेशन को इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव और राय ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।